हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं राजकुमार स्वालका आप सभी स्टूडेंट का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की मैथमेटिक्स। इस चैनल में स्टूडेंट यहां पर हमारे चल रहा है 29th लेक्चर है आज, जिसमें मैं शुरू करने वाला हूं एक नया टॉपिक, फंक्शन। एसआर सैनी पार्ट 2 में है ये। वैसे एसआर सैनी फर्स्ट में ले रहा था इससे पहले, उसमें सेट्स और रिलेशन हमने कंप्लीट किया था, लेकिन फंक्शन भी उसी से रिलेटेड है। सेट, रिलेशन और फंक्शन, इसको एक साथ पढ़ना जरूरी है। तो यहां पर इसीलिए मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो एसआर सैनी जो वॉल्यूम सेकंड है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो मैं ले रहा हूं आज। इसके बेसिक फंडामेंटल, इसकी डेफिनेशंस, क्वेश्चन को करने की अप्रोच, एवरीथिंग बिल्कुल इजी अप्रोच से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। और ये प्रांत और परिसर टाइप का जो क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करता है, उसकी भी मैं बिल्कुल बेसिक अप्रोच आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि फलन क्या होता है। यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है देखो, और कुछ मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। इनके लिए मैंने अभी स्पेस छोड़ रखा है, इनको आपके सामने अभी सोल्व करेंगे। देखो, यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के ओनली एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो, सेट बी का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो, केवल एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए, तब उसको हम क्या कह सकते हैं? फलन कह सकते हैं। आप इसका डायग्राम समझने का प्रयास करें। देखो, ये 3 डॉट इधर है, ये 3 डॉट इधर, इधर भी 3 डॉट है, इधर भी 3 डॉट है। क्लियर? इसमें मस्ट क्या है? एक का प्रत्येक अवयव, यानी एक का अवयव छूटना नहीं चाहिए, एक का अवयव छूटना नहीं चाहिए, और एक से एक लाइन जानी चाहिए। तो देखो, देखिए मैं लाइनें बना रहा हूं, आप लोग बताना कि ये फलन होना कि नहीं, फलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये क्या है स्टूडेंट? हमारे फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पर सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी में एक ही इमेज है। देखो ना, एक एलिमेंट की एक इमेज है, एक एलिमेंट की एक इमेज है, एक एलिमेंट की एक इमेज है, और प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यानी सेट एक का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो देखो यहां पर कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है। क्या एक से एक ही लाइन जा रही है? क्या बिल्कुल जा रही है। फिर यहां पर मैं बात करता हूं इसकी, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फलन होगा क्या? देखो, जो है उसमें मैं राइट कर देता हूं, ये वाला अपने फंक्शन है। ये वाला फंक्शन होगा क्या? सेकंड वाला। तो अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि सेकंड वाला फंक्शन है या नहीं, तो उसकी कंडीशंस चेक करो। कैसे चेक करोगे? सेट ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, नहीं छूट रहा है। बी का छूट जाए तो कोई बात नहीं, बी का एलिमेंट छूट जाए कोई बात नहीं, ए का नहीं छूटना चाहिए। और ए के एक एलिमेंट से एक ही लाइन जा रही है क्या? इससे एक ही जा रही है। देखो, इससे भी एक ही जा रही है, इससे भी एक ही जा रही है। इसका मतलब ये क्या है? फलन है। क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्या ये रिजल्ट जो है ये फलन है क्या? सेट ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, नहीं छूट रहा है। सेट ए के एक एलिमेंट से एक ही लाइन जानी चाहिए, एक अवयव से संबंध होने का मतलब एक ही लाइन जानी चाहिए। या तो एक के दो, एक का एक एलिमेंट ऐसा है जिससे दो लाइनें जा रही है, यानी कहने का मतलब ये है कि सेट ए में एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी दो दो इमेज बन रही है, और दो दो इमेज बन रही है, तो वो अपने फलन होगा क्या? नहीं होगा। तो इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। क्लियर? तो इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल लेंगे, और टाइप ऑफ फंक्शन भी हम बात करेंगे। टोटल 4 टाइप है। उससे पहले मैं प्रांत, परिसर, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, सम फलन क्या होता है, आवर्ती फलन क्या होता है, सारे बेसिक फंडामेंटल में आप लोगों के बिल्कुल जीरो से शुरू करवाने वाला हूं, और बिल्कुल जीरो से अप्रोच आपकी बनाने वाला हूं, बहुत हाई लेवल की। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। देखो, आपको ये चेक करना कि ये फलन है क्या, और ऐप की मैपिंग क्या है? एन से जेड में। इसको ऐप मैपिंग फ्रॉम एन टू जेड, यानी ऐप की इमेज एन से जेड में लेनी। देखो, ये जो ए से बी होता है ना, ऐप मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, इसमें ये तो होती है इमेज, ये होती है प्री इमेज। देखो, ये तो इमेज, और ये क्या होती है? प्री इमेज होती है। यू समझ सकते हो कि बीच में मिरर है, तो इधर खड़े हुए व्यक्ति की इमेज इधर दिखेगी। क्लियर? तो यहां पर देखो, सबसे पहले
हम कुछ एलिमेंट से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो n में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये एलिमेंट अपने लिखे हुए हैं 1 2 एंड 3, और इधर एलिमेंट है हमारे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है एंड सो ऑन। देखो मैंने n के एलिमेंट लिख दिए हैं, z के भी लिख दिए और ऊपर नेगेटिव टाइप के एलिमेंट है। इनपुट होगा इसमें से और आउटपुट होगा इसमें से, यानी x के रिजल्ट इसमें से पुट किए जाएंगे और y के रिजल्ट इसमें से पुट किए जाएंगे, इसमें से आएंगे। क्लियर? देखो कुछ चीजें आप लोग और बढ़ाएं एक बेसिक डायग्राम से। ये जो होता है ना, ये पहला वाला, इसको हम कहते हैं x और इसको हम क्या कहते हैं fx, या फिर fx के साथ इसको y भी आप लोग कह सकते हो। fx भी इसी को कहते हैं और y भी इसी को कहते हैं, ये कंडीशन भी आप लिख लीजिए। तो fx इक्वल्स टू मोड ऑफ x, तो x का इनपुट सबसे पहले मैंने 1 रखा, तो 1 की इमेज क्या आएगी? ऑब्वियसली 1 ही आएगी। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 2 आएगा, 3 पुट करता हूं तो 3 आएगा। इतना सा देखने के बाद आपको अंदाजा होना चाहिए कि आंसर जो है किस प्रकार बढ़ने वाला है। क्या सेट ए का कोई एलिमेंट छूट रहा है? यहाँ पर नहीं छूट रहा है। अगर आपको लगता है कि एंड सो ऑन आगे की जो डैश डैश वाली कंडीशन है इसमें, तो आप 4 इधर लिखोगे ना तो 4 इधर मिल जाएगा आपको। तो स्टूडेंट सेट ए का कोई एलिमेंट तो नहीं छूट रहा है। अच्छा यहाँ पर बताओ कि एक से एक ही लाइन जा रही है क्या? तो 3 जो लिखे हैं उसमें तो एक ही जा रही है, और आगे भी आप लोग देखो ना, 4 लोगे तो 4, 5 की 5, 6 की 6 ये आ जाएगी। तो बताओ ये फलन है कि नहीं है? डेफिनेटली ये फलन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सेट ए के, सेट एन के सभी एलिमेंट की, सभी अवयवों की बी में, जेड में डिफरेंट इमेज है। डिफरेंट या फिर यूं कह सकते हो यूनिक इमेज है, में एक प्रतिबिंब है, एक ही इमेज है। अतः एप क्या होगा? हमारे फलन होगा। बस अब किस टाइप का फलन है ये तो बाद में देखा जाएगा, कि एक ही फलन है कि बहु एक ही फलन है, जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा। अब मैं यहां पर सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें एफ मैपिंग फ्रॉम एन टू एन लिया है और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 लिया है। इसको देखना आप लोग ध्यान से। ये पहला भी एन है और दूसरा भी अपने एन है। इधर क्या था? ये एन था और ये क्या था? अपने जेड था। क्लियर? इसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन, इसमें भी 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर? अब आप देखिए कि एन टू एन, यानी इनपुट भी एन में से लेना और आउटपुट भी एन में ही होना चाहिए। इनपुट भी एन का तो आउटपुट भी किसका होना चाहिए? एन का। तो सबसे पहले एन का पहला इनपुट रखा मैंने 1, तो f1 क्या आएगा? 1 माइनस 1। f1 क्या आएगा? 0 आएगा। 0 इधर है ही नहीं, तो आप 1 की इमेज इधर बता ही नहीं सकते हो, यानी 1 जो है ऐसे ही फ्री रहेगा। अगर 2 पुट करते हो, x की जगह 2 पुट करते हो, तो 2 का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर 3 पुट करते हो तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 4 पुट करते हो तो 4 माइनस 1 ये क्या आ जाएगा? अपने 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर बताओ कि एक से तो एक ही लाइन जा रही है, लेकिन सेट ए का एलिमेंट छूट रहा है। देखो पहले वाले का एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, दूसरे का छूटे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले का नहीं छूटना चाहिए। यहाँ तो 1 की कोई इमेज है ही नहीं, यानी 1 सेट ए के प्रत्येक अवयव की इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर देखो 1 की इमेज कहाँ है? नहीं है। तो बताओ ये फलन होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिंस 1 का प्रतिबिंब बी में नहीं है, अतः एफ फलन नहीं है। एफ फलन नहीं है। बस इतनी सी बात है। अब आप देखिए नोट लिखे मैंने कुछ कि फलन होने या नहीं होने की जांच कैसे करेंगे। तो वैसे तो हम यहाँ क्लियर कर चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक से ज्यादा अवयवों से संबंध नहीं होना चाहिए, यानी ए में कोई ऐसा अवयव नहीं हो जिसका संबंध बी के 2 अवयवों से हो।
अगर ऐसा है तो उसको फलन नहीं कहेंगे। और यही लाइन मैंने लिखी है, ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक से अधिक अवयवों से संबंध ना हो, अर्थात ए के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। क्लियर, प्रत्येक अवयव का होना चाहिए और एक होना चाहिए। तो यहां पर ये फलन इसलिए नहीं हुआ। ए का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। अगर मान लो ए का अवयव कोई छूट जाता ना, तब भी वो फलन नहीं होगा। क्लियर। अब यहां पर आप लोग अलग अलग एग्जाम्पल जो है वो सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये फलन है या नहीं है। अब यहां पर बताओ कि ये फलन है या नहीं है। इस डॉट को मैं हटा देता हूं। ये फलन है या नहीं है, तो पहले और दूसरे की वजह से तो फलन है, क्योंकि इनमें तो एक ही लाइन जा रही है। देखो कोई एलिमेंट छूट भी नहीं रहा है, कोई एलिमेंट यहां पर छूट भी नहीं रहा है, इसका मतलब फलन तो हो सकता है। लेकिन आप ये चेक करो कि सेट ए के एक अवयव की इमेज एक ही होनी चाहिए। इसकी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, लेकिन इसकी दो इमेज है। तो बताओ ये फलन होगा क्या? तो ये यहां पर आ जाएगा अपने क्रॉस। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं, देखो यहां पर इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये फलन है या नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, क्या ये फलन होने की शर्तों को फुलफिल करता है क्या? तो सेट ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, नहीं छूट रहा है। सेट ए के एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज है। तो बताओ ये फलन होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली ये अपने फलन होगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर मैं आ जाता हूं, प्रांत, परिसर और सह प्रांत। ये ऐसा टॉपिक है, ऐसी डेफिनेशन है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं। हो सकता है कि उनको आता हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं। और इस कंफ्यूजन को मैं बिल्कुल दूर कर दूंगा आप लोगों का। बस आप लोगों की जो क्वेश्चन को करने की जो अप्रोच जो होती है उसको आप मेरे के अकॉर्डिंग सेट करवाएं। जैसी मेरी अप्रोच है उसको आप लोग फील करें, समझने का प्रयास करें, आप भी उसी तरीके से सोचें। क्लियर। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्रांत और परिसर क्या होता है। यदि एफ कोई फलन है, एफ कोई क्या है? फलन है, क्योंकि फलन का ही प्रांत ले रहे हैं तो फलन तो होना ही चाहिए। अब फलन की अगर मैं बात करूं, एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, सिंपल डेफिनेशन क्या है? देखो फलन को छोड़ो आप लोग, तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ। यानी सेट ए के वे एलिमेंट जो काम आ रहे हैं वो प्रांत है। सेट ए के वे एलिमेंट जो काम आ रहे हैं, केवल आप लोग इस लाइन पर ही फोकस करेंगे, यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, बाकी सब कंडीशन को। कि सेट ए के वे एलिमेंट, यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर इन अदर वर्ड्स वे मान जो रखे जा सकते हैं एवं एफ भी परिभाषित बना रहे, यानी एफ भी परिभाषित बना रहना चाहिए, और जो जो मान हम रख सकते हैं वो क्या होंगे? अपने प्रांत के अवयव होंगे। क्लियर। परिसर की मैं बात करता हूं तो यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के यूज्ड एलिमेंट या फिर वे मान जो हमें, जो आउटपुट हमें मिलते हैं, जो इनपुट है वो तो प्रांत है और जो आउटपुट है वो परिसर है। बस इतनी सी बात है। बस आपको ये देखना कि इनपुट आप ऐसा रखोगे जिससे कि फलन की परिभाषा जो है, परिभाषित होने पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। क्लियर। और जो हमने इनपुट डाले हैं उससे आप लोगों को क्या क्या आउटपुट मिल सकते हैं, बस वो परिसर है। क्लियर। और ये सह प्रांत क्या होता है? सह प्रांत में कोई लफड़ा नहीं है, सेट भी पूरा का पूरा ही क्या है? सह प्रांत है। आउटपुट हो तो ही ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। क्लियर। अब स्टूडेंट इस पर बेस्ड में एग्जाम्पल लेने से पहले, ये रूट 1 इस टाइप के जो फंक्शंस हैं ये कब डिफाइन होते हैं? भाई मैंने यहां लिखा ना एफ एक्स परिभाषित बना रहे, तो कोई फलन कब परिभाषित होता है इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? तो कुछ एग्जाम्पल लिखे, जैसे अंडर रूट एक्स है। अंडर रूट एक्स कब परिभाषित होगा? जब यहां पर एक्स की वैल्यू आप लोग 0 या 0 से छोटी रखना चाहोगे ना, तो रिजल्ट जो है काल्पनिक आ जाएगा, और काल्पनिक हम एक्सेप्ट नहीं करते, यानी आपका इनपुट जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है? बस वही डिफाइन है। एक्स की वैल्यू आप तो 0 रख सकते हो या फिर 0 से बड़ी रख सकते हो, तब तक ये डिफाइन रहेगा। अगर 1/x में है, अगर 1/x में है तो कब डिफाइन होगा? जब x की वैल्यू अगर 0 रखते हो ना, तब खतरा है, क्योंकि x बराबर 0 रखने पर रिजल्ट इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो 0 के अलावा सभी जगह ये डिफाइन है। अब मैं क्या कर रहा हूं,
ये अंडर रूट एक्स है और ये 1/x है। अब मैं दोनों को ही मिला के नीचे लिख देता हूं, यानी मैंने 1 में अंडर रूट एक्स लिख दिया। अपॉन में होने की वजह से देखो, अंडर रूट में होने की वजह से तो केवल 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन अपॉन में होने की वजह से 0 भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर केवल x ग्रेटर देन 0 पर ही डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिव वैल्यू रखते हो ना तो इमेजिनरी हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप 0 रखते हो तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, जो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब आपके पास ग्रेटर देन 0 का ही ऑप्शन बचेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं और हमें ये देखना है कि इसका प्रांत और परिसर क्या होगा। क्या ये फलन है? और फिर प्रांत और परिसर भी हमें बताने। देखो क्या ये फलन है क्या? तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले मैं एक समुच्चय बना लेता हूं। देखो ये इस तरीके से, इसमें है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इसमें क्या है 1 2 3 और 0 भी आप लिख दो, ये एलिमेंट है। क्लियर? ये n है और ये क्या है हमारे z है। सबसे पहले मैंने 1 पुट किया, 1 पुट किया ना, तो f1 1 की इमेज क्या आएगी? 1 आएगी। बिल्कुल 1 अवेलेबल है, इसलिए हमने यहाँ पर लाइन को आगे बढ़ा दिया। अब अगर आप 2 पुट करोगे ना तो fx बराबर आएगा √2। √2 इधर है क्या? नहीं है, तो नहीं रख सकते हो। 3 भी नहीं रख सकते हो, 4 रख सकते हो, क्योंकि 4 की इमेज जो है 2 आ जाएगी। तो बताओ ये फलन है क्या? तो फलन नहीं है। f फलन नहीं है, बस फलन नहीं है तो फिर छोड़ो इसको। फलन क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज उधर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये फलन नहीं होगा अपने। अब स्टूडेंट यहां पर मैं इसी क्वेश्चन में देखो n2z था ना, मैं n2r कर देता हूं, और अब मैं आप लोगों को ये कंडीशन पूछ रहा हूं। तो देखो यहां पर पहला वाला तो है n और दूसरा वाला है हमारे r, इसमें 1 है 2 है एंड 3 है एंड सो ऑन। क्लियर? और ये 4 भी लिख दो एक। अब अगर आप r में बात करते हो ना, r में सब कुछ है बस इमेजिनरी को छोड़कर। अगर 1 पुट करोगे तो 1 इधर मिल जाएगा अपने को, अगर 2 पुट करोगे तो √2 मिल जाएगा, 3 पुट करोगे तो √3 भी मिल जाएगा, 4 पुट करोगे तो 2 मिल जाएगा। तो कुल मिला के सभी एलिमेंट उधर मिल रहे हैं। तो बताओ फलन है या नहीं है? डेफिनेटली फलन है। तो प्रांत और परिसर क्या होगा? देखो फलन है और प्रांत और परिसर हमें निकालना है। तो यहां पर स्टूडेंट फलन है और प्रांत क्या हो जाएगा अपने? प्रांत हो जाएगा अपने n, और परिसर वैसे तो इस क्वेश्चन में परिसर पूछना ही गलत था, क्योंकि इस परिसर को बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, न तो मैं ये कह सकता हूँ कि सारे के सारे रियल नंबर आ रहे हैं, और नहीं मैं ये आप लोगों को कह सकता हूँ कि यहाँ पर केवल अपरिमेय संख्याएं आ रही है कि परिमेय संख्याएं आ रही है। कुछ परिमेय है, कुछ अपरिमेय है, कुछ गैप भी है बीच में। तो पूछ ही लिया, तो अब आप लोग इसको किस तरीके से लिखोगे? आप लोग ऐसे लिखोगे √x और वेयर x बिलोंग्स टू क्या हो? n हो, बस ये परिसर है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं अगला सवाल ले रहा हूँ। देखो सह प्रांत क्या हो गया? बी के जो सभी एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सह प्रांत कहते हैं। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ fx बराबर log x, इसका प्रांत और परिसर मुझे निकालना है। अब प्रांत और परिसर निकालना है, आपके पास ऑप्शन भी है ना, ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हो। कैसे? देखो सबसे पहले तो मैं प्रांत पर फोकस करता हूँ। प्रांत होता क्या है? इनपुट, इनपुट होना चाहिए बस, और इनपुट ऐसा कि फलन की परिभाषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अच्छा स्टूडेंट यहां पर ये कह रहा है कि प्रांत ये हो सकता है, आर हो सकता है क्या? तो आर में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सभी आती है। तो बताओ x का मान ऋणात्मक आप लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि लोग जो है ऋणात्मक संख्याओं के लिए परिभाषित ही नहीं है। तो ये तो हो गया कैंसिल। क्लियर? अब मैं बात करता हूं इसकी और इसकी। तो देखते हैं, देखो ये 0 to ∞ है और ये 0 से ∞, ये मतलब ये 0 भी शामिल है और इसमें 0 शामिल नहीं है, यानी दोनों में स्पेशल क्या है? 0 ही तो है। 0 रखे, देखो अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूं तो log 0 क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। क्या इन्फिनिटी रिजल्ट को आप एक्सेप्ट कर लोगे क्या? 1/x ये क्यों डिफाइन नहीं था? क्योंकि x बराबर 0 रखने पर ये रिजल्ट इन्फिनिटी देता है, और इन्फिनिटी रिजल्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। x बराबर 0 रखने पर log 0 का रिजल्ट होगा -∞, जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब 0 इनपुट नहीं हो सकता है। 0 इनपुट नहीं हो सकता तो फिर ये बाहर हो जाएगा। ऑप्शन से ही चेक कर लिया,
अब यहां पर मैं बात करता हूं, ये 0 से लेके इन्फिनिटी, क्या 0 से बड़े मान यहां रखे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल रखे जा सकते हैं, क्योंकि log x कब परिभाषित होता है? जब x का मान क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। क्लियर? तो प्रांत अगर आपको निकालना है तो log x ग्रेटर देन 0, तो x का रिजल्ट क्या आ जाएगा? सॉरी, log x परिभाषित होगा, log x डिफाइन होगा यदि x ग्रेटर देन क्या हो? 0 हो। इट मीन्स x बिलोंग्स टू क्या हो अपने? 0 टू इंफिनिटी हो। ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी परिसर को भी तो आप चेक करो, तो परिसर को आप चेक करोगे ना, तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि एक log 0 इसका रिजल्ट तो होता है माइनस इंफिनिटी। क्लियर? log 1 इसका रिजल्ट होता है 0, log e इसका रिजल्ट होता है 1, और log इंफिनिटी, log 0 इसका रिजल्ट माइनस इंफिनिटी, log 1 इसका रिजल्ट 0, log e इसका रिजल्ट 1, और log इंफिनिटी इसका रिजल्ट होता है इंफिनिटी। तो आपके इनपुट जो है ना वो 0 से बड़े ही तो हैं, 0 से बड़े हैं, 0 से बड़े, जस्ट बड़े ही तो हैं। देखो अपनी आउटपुट की जो रेंज है ना वो क्या क्या हो सकती है? आउटपुट की रेंज, अगर मैं 0 पुट करता हूं, अगर मैं 1 पुट करता हूं, अगर मैं e पुट करता हूं, और अगर मैं इंफिनिटी पुट करता हूं, 0 तो पुट नहीं करे, लेकिन 0 से जस्ट पास वाली संख्या रखोगे तब भी रिजल्ट तो इंफिनिटी के आसपास ही आएगा ना। तो आपके जो आउटपुट होंगे ना, आउटपुट उनकी जो रेंज है वो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी के बीच होगी, और जिसको मैं क्या कह सकता हूँ? आर कह सकता हूँ। तो बताओ परिसर क्या हुआ इसका? परिसर हो गया इसका आर, पूरा का पूरा। सी इज आवर राइट आंसर। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर मैं अगला सवाल ले रहा हूं, देखो, और एफ एक्स बराबर 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसका प्रांत निकालना। देखो प्रांत और परिसर वाले क्वेश्चन में मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रांत और परिसर का क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, हर बार प्रांत और परिसर का क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें अगर थोड़ी सी बेस्ट अप्रोच, इसी इजी अप्रोच के साथ और मेरे जो थॉट प्रोसेस के साथ अगर आप लोग करोगे ना, तो आपके गलती होने की संभावना बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ क्वेश्चन को आप केवल ऑब्जर्व करके ऑप्शन से ही आंसर दे दोगे। क्लियर? अब इसका आपको प्रांत निकालना, मैंने जानबूझ के अब की बार ऑप्शन नहीं लिखा है, सोल्व करना भी सीखते हैं। देखो प्रांत क्या होता है? इनपुट, ऐसा इनपुट जो इसको वैलिड बनाए रखे, 1 अपॉन में है और अंडर रूट में है, तो डिफाइन कब होगा? यह तभी डिफाइन होगा, यह तभी डिफाइन होगा। देखो डिफाइन होने के लिए शर्त क्या है? अंडर रूट में होने की वजह से, अंडर रूट में होने की वजह से तो इसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। अपॉन में होने की वजह से यहाँ पर इसका रिजल्ट 0 भी आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो यानी ये जो 1 माइनस एक्स है ना, इसका रिजल्ट केवल 0 से बड़ा ही हो सकता है। यानी ये क्या आ जाएगा? 1 इज ग्रेटर देन एक्स, यानी x इज लेस देन 1 आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 इसका आंसर है। क्लियर? अब स्टूडेंट ये तो प्रांत और परिसर के कुछ क्वेश्चन हुए, अभी खूब सारे क्वेश्चन लेने हैं, खूब सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को लूंगा, आप लोगों के साथ सोल्व करूंगा। आप लोग एक नोट और बढ़ाइए यहाँ पर, और वो नोट क्या है? log x कब डिफाइन होगा? जब x इज ग्रेटर देन 0 ओनली, x इज ग्रेटर देन 0। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल आगे बहुत काम आएंगे। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वैसे तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी क्योंकि फलन ही पढ़ रहे हैं और ये भी फलन ही है, तो इसको यहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन ऐसा फलन होता है, अगर यहाँ पर कोई भी इनपुट रखा हो, कोई भी संख्या रखी हुई ना, आपको ये देखना कि ये संख्या किन दो पूर्णांकों के बीच में है। जिन दो पूर्णांकों के बीच में है उनमें से छोटा वाला पूर्णांक उसका आंसर होगा। जिन दो पूर्णांकों के बीच में, वो भी रेगुलर होने चाहिए, तो छोटा वाला पूर्णांक आंसर होगा। जैसे 1.1 किन के बीच में है? तो 1.1 1 और 2 के बीच में, तो छोटा कौन है? 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? 1। 1.9 के लिए 1 और 2 है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट इंटीजर होता है तो वो का वही आंसर होता है। माइनस का 0.5 है ना, तो -1 इसका आंसर होगा। और इसका ग्राफ भी आप लोग ध्यान रखें, मैंने संततता में भी आपको बताया था कि ये फलन जो है ना प्रत्येक पूर्णांक पर टूट जाता है, तो प्रत्येक पूर्णांक पर ये असंतत होता है और प्रत्येक पूर्णांक पर ये अवकलनीय भी नहीं होता है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर सम और विषम की मैं बात कर लेता हूँ। सम फलन क्या होता है? विषम फलन क्या होता है? ऐसा फलन जिसमें x की जगह -x रखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, सम फलन होता है, और x की जगह -x रखने पर विषम फलन होता है। तो मैं
x की जगह माइनस एक्स रखने पर f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाता ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, विषम। तो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, क्लियर। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। तो देखते हैं कौन सा सम फलन है और कौन सा विषम फलन है। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग इसमें अगर चेक करोगे ना, एफ ऑफ माइनस एक्स रखो, एफ ऑफ माइनस एक्स रखते हो तो साइन माइनस एक्स आएगा, और साइन माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, और माइनस साइन एक्स है, इसका मतलब ये क्या आ गया, माइनस का एफ एक्स आ गया, इसका मतलब ये विषम फलन है। ये क्या है, हमारे विषम फलन है। अगर मैं इसकी बात करूं, एफ ऑफ माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, जो हमारे एक्स स्क्वायर में चेंज हो जाएगा और फिर से क्या बन जाएगा, एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया, इसका मतलब ये सम फलन है। और अगर मैं ये बात करता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स, इसमें अगर रखता हूँ तो माइनस एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे विषम फलन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस फलन की, इसमें भी एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एफ एक्स रखते हैं ना, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं रखता हूँ तो साइन माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और कोस पर प्लस माइनस का कोई प्रभाव पड़ता नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन भी ले लेते हो ना, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स आ जाएगा, तो क्या उसको आप एफ एक्स लिख दोगे, क्या नहीं लिख सकते हो। तो ये वाला फलन जो है न तो सम है और न ही विषम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई फलन सम हो गया तो विषम नहीं होगा, और विषम हो गया तो, अगर कोई फलन सम है तो विषम नहीं है, और विषम है तो सम नहीं है। अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि कोई फलन सम भी नहीं है और विषम भी नहीं है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि सम नहीं आया तो विषम कह दें, विषम नहीं आया तो सम कह दें। ये किसका एग्जाम्पल लिया, न सम न विषम, न विषम, क्लियर। अब एक मैं पीरियोडिक फंक्शन की बात करता हूं, आवर्ती फलन की। आवर्ती फलन क्या होता है, देखो एफ एक्स एक आवर्ती फलन कब होगा, जब एफ एक्स प्लस टी करने पर एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स प्लस टी करने पर वापस एफ एक्स आ जाए, तो टी उसका क्या होगा, आवर्तनांक होगा। टी वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या होनी चाहिए जिस पर वो वापस रिपीट होने की संभावना हो। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और वो एग्जांपल जो है साइन एक्स से शुरू कर रहा हूं। यहां पर आप अगर पहले फलन की बात करो ना, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स की, तो इसका आवर्तनांक क्या हो सकता है, तो वैसे पाई बाई 2 पर और 3 पाई बाई 2 पर तो आपको सोचना ही नहीं, क्योंकि पाई बाई 2 पर तो साइन तो कोस में चेंज हो जाएगा। मुझे तो ये चाहिए कि यहां पर क्या लिखूं मैं, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करवाऊं कि वापस साइन एक्स आ जाए। तो यहां पर आप एक बार तो ना साइन पाई प्लस एक्स लिख कर देखो, एफ पाई प्लस एक्स। तो एफ पाई प्लस एक्स अगर आप लिखते हो तो आपके आंसर आ जाएगा साइन पाई प्लस एक्स, और साइन पाई प्लस एक्स तो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो बताओ वापस एफ एक्स आ गया है क्या, नहीं आया। तो बताओ यहाँ पर इसको पाई को इसका आवर्तनांक कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। तो फिर यहाँ पर 2 लिख कर देखो एक बार, 2 पाई प्लस एक्स, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स क्या होगा, प्लस साइन एक्स होगा। तो देखो ना यहाँ पर एफ 2 पाई प्लस एक्स क्या आ गया अपने, एफ एक्स आ गया, एफ 2 पाई प्लस एक्स बराबर क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। तो इस पहले वाले का क्या हो जाएगा अपने, x बराबर पाई आवर्तनांक हो जाएगा, यानी इसका जो आवर्तनांक है वो क्या हो गया, पाई इसका आवर्तनांक हो जाएगा, क्लियर। सॉरी 2 पाई इसका क्या हो जाएगा, आवर्तनांक हो जाएगा। वैसे तो 4 पाई और 6 पाई पर भी नहीं आएगा, लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी थी वो। अब यहाँ पर मैं दूसरे फलन की बात कर रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो इसमें भी आप रख के देखो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स। अगर एफ ऑफ पाई प्लस एक्स रखते हो तो साइन स्क्वायर पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स तो माइनस साइन एक्स होगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से तो फिर से साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यानी ये वाला फलन जो है ना साइन स्क्वायर एक्स, इसके लिए आवर्तनांक क्या हो जाएगा हमारे, पाई इसका आवर्तनांक हो जाएगा। तो फलन पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव आंसर देगा, क्लियर। तो इसका आवर्तनांक क्या हो गया अपने, पाई हो गया। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि tan x का भी आवर्तनांक निकाल कर देखो, तो यहाँ पर आप लोग चेक करो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा tan पाई प्लस एक्स।
और tan पाई प्लस एक्स पाई पर चेंज आएगा नहीं, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही होता है, तो ये क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, यानी x बराबर पाई, पाई इसका क्या है, आवर्तनांक है, इसका आवर्तनांक है। तो स्टूडेंट ये तो हो गया अपने आवर्तनांक। तो बेसिक जो है ना, जैसे प्रांत हो गया, सह प्रांत हो गया, परिसर हो गया, फलन हो गया। अब यहां पर मैं अगले पेज में लेने वाला हूं, सेकंड जो स्क्रीन है उसमें मैं पूरा फोकस करने वाला हूं टाइप ऑफ फंक्शन एंड रिलेटेड कुछ और डेफिनेशन पर, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड सारे कंसेप्ट जो है वो अपने अपडेट हो जाए, और फिर मैं यहां पर इसके एग्जाम्पल शुरू कर देता हूं। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर अब मैं चलता हूं यहां पर टाइप्स ऑफ फंक्शन पर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास को फिर से आगे बढ़ाते हैं। देखो अब मैं लेने वाला हूं टाइप ऑफ फंक्शन। ये तो फंक्शन है ही, फंक्शन कब होता है मैं वापस आपको 1 मिनट के लिए याद दिला देता हूं कि फंक्शन क्या होता है। सेट ए के सभी एलिमेंट की सेट बी में इमेज होनी चाहिए, और एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए बस। यानी फलन होने के लिए मस्ट है कि सेट ए का एलिमेंट तो छूटना ही नहीं चाहिए, बी का छूट जाए नहीं छूटे वो अलग बात है, ए का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और ए के एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। क्लियर? अब यहां पर देखो टाइप ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार, इसमें देखो ग्रुप है ये, यानी पहला वाला जो है ना एक की और बहुएकी, ये एक ग्रुप के हैं, और आच्छादक और अंतरक्षेपी एक ग्रुप के हैं, यानी दोनों में से एक हो सकता है और दोनों में से एक हो सकता है। फंक्शन का जो बिहेव है या तो एक ही होगा तो बहुएकी नहीं होगा, और अगर ये है तो ये नहीं होगा। क्लियर? और अगर मान लो आच्छादक है तो ये नहीं होगा, और ये है तो फिर ये नहीं होगा। तो यहां पर देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को इन डेफिनेशन के बारे में समझा देता हूं बहुत अच्छे से, फिर इस पर बेस्ड एग्जाम्पल लेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करके भी अच्छा प्रांत और परिसर भी इस तरीके से हम निकालना सीखेंगे। एक की फलन, वन वन क्या होता है, देखो वन वन फलन है, इसका मतलब सेट ए का तो छूटेगा ही नहीं। क्लियर? और हम बात कर रहे हैं एक की, तो इसमें क्या होता है कि सेट ए के सभी एलिमेंट की सेट बी में भिन्न भिन्न और यूनिक इमेज होनी चाहिए। देखो इसका मतलब क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, ये जो है ना ये भी फलन है, लेकिन इसमें क्या है कि एक एलिमेंट की एक इमेज है, एक एलिमेंट की एक इमेज है, एक एलिमेंट की एक इमेज है, लेकिन दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी बी में इमेज सेम है, तो ये एक का नहीं है। एक की परिभाषा ये है कि सेट ए के सभी एलिमेंट की बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी मेरी इमेज अगर दिख रही है तो दूसरे की इमेज दूसरी दिखनी चाहिए। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन है कि सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट बी में भिन्न भिन्न और यूनिक प्रतिबिंब होना चाहिए। क्लियर? और इसको प्रूव करने के लिए एक स्टेटमेंट होता है, देखो fx1 इक्वल्स टू fx2, fx1 इक्वल्स टू fx2 अगर है ना तो x1 बराबर x2 अगर हम प्रूव कर देते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक ही कह सकते हैं। ये इसका स्टेटमेंट है प्रूव करने के लिए कि अगर मान लो, देखो स्टेटमेंट और डेफिनेशन में वेरिएशन क्या है। स्टेटमेंट तो डेफिनेशन तो ये है कि सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट की सेट बी में डिफरेंट और यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्लियर? ये क्या लिखा मैंने कि fx1 बराबर fx2 का मतलब इमेज ऑफ x1 इमेज ऑफ x2। तो ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर दो एलिमेंट जिनकी इमेज सेम है तो डेफिनेटली वो एलिमेंट भी सेम ही था वास्तव में। क्लियर? तो ये प्रूव करने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट यूज में लेंगे, और ये डायग्राम आपके सामने लिखा हुआ। बहुएकी में क्या होता है, देखो ऐसे चलता है ना, एक एलिमेंट की इमेज एक हो तब तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे हो जाती है इमेज, यानी इधर के दो एलिमेंट उधर जाकर किसी एक एलिमेंट पर मर्ज हो रहे हैं, यानी सेट ए में कम से कम ये ए है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सेट ए में कम से कम दो अवयव ऐसे हो जिनके बी में प्रतिबिंब समान हो। सेट ए में कम से कम दो अवयव ऐसे हो जिनकी सेट बी में इमेज जो है ना वो सेम हो। देखो इसकी और इसकी, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, ए में अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन इनकी इमेज बिल्कुल सेम आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुएकी कहेंगे। और वैसे ये अगर डायग्राम आप बना लेते हो ना
और ये बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तब ये चारों डेफिनेशन जो है फटाफट ही हम बता सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बताएंगे। देखो x1 बराबर x2 नहीं है, x1 और x2 अलग है ना, लेकिन उनकी इमेज सेम है। क्लियर? इसमें और इसमें आपका पूरा फोकस जो है सेट ए पर होना चाहिए, यानी सेट ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। और वैसे फलन भी यही है कि सेट ए का तो छूटेगा बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? आच्छादक ऑन टू क्या होता है? देखो, आच्छादक फलन की परिभाषा क्या है? यदि एप फलन है, एप फलन कहां से कहां तक, ए से बी में हो, तो बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए के अवयव के साथ हो। या फिर यूं भी समझ सकते हो कि बी के प्रत्येक अवयव का ए के किसी न किसी अवयव से संबंध हो। ये बी है, ये ए है। डेफिनेशन क्या है कि फलन तो है ही, ये फलन होने का मतलब ए का तो छूट ही नहीं रहा है। अब मैं आच्छादक की बात कर रहा हूं। आच्छादक में क्या होता है? ये तो ए की पोजीशन है और ये बी की पोजीशन है। आच्छादक में हमें बी पर फोकस करना है, ए पर तो फलन है इसलिए छूट भी नहीं रहा है। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि आच्छादक की जांच करो, तो आच्छादक की जांच करने के लिए आपको देखना है कि सेट बी के सभी एलिमेंट की इमेज सेट ए में होनी चाहिए, प्री इमेज सॉरी, यानी सेट बी के प्रत्येक अवयव का सेट ए के किसी ना किसी अवयव से संबंध होना चाहिए। यूनिक संबंध हो, यूनिक प्री इमेज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इससे 2 लाइन आ रही है, कोई बात नहीं, बस इधर से लाइन आनी चाहिए, 1 आओ चाहे 10 आओ। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर ये आच्छादक की परिभाषा हो गई और इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर प्रत्येक y जो b में बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट, दिस इज देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई जो लिखा ना, ये देयर एग्जिस्ट है। फॉर ऑल y विच बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a होना चाहिए, यानी जितने भी y b में बिलोंग करते हैं उनके संदर्भ में x भी a में होना चाहिए। ये आच्छादक की परिभाषा। आच्छादक की परिभाषा को ऐसे भी समझा जा सकता है, b का अवयव छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट जाए तो फिर अंतरिक्ष कहेंगे। क्लियर? यदि बी में कम से कम एक एलिमेंट, ये ए है, ये ए है और ये बी है। क्लियर? बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका ए के किसी भी अवयव से कोई संबंध नहीं हो। बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका ए के किसी अवयव से संबंध नहीं हो, अर्थात बी के अवयव छूट जाएं तो ऐप को अंतरक्षेपी कहेंगे। ये चारों डेफिनेशन हो गई, चारों के डायग्राम हो गए। अब मैं यहां पर इस पर बेस्ड एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद सोल्ड एग्जांपल और अनसोल्ड जो एक्सरसाइज है वो भी हम करेंगे। फिलहाल इन चारों डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। पूरा फोकस आपका यहां पर रहना चाहिए। अगर आप बार बार डिस्टर्ब होते हैं तो आप समझ लीजिए कि प्योर मैथमेटिक्स आपके हाथ से निकल जाएगी। क्लियर? अब देखो, ऐप की मैपिंग जेड से जेड में है, ये जेड के कुछ एलिमेंट, इस टाइप से हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये जेड और ये जेड, इसमें 0 है, -1 है, -2 है। कुछ सैंपल के लिए एलिमेंट हम ले रहे हैं 1 2 एंड सो ऑन। अगेन 0 है, -1 है, -2 है, 1 और 2। क्लियर? इसमें भी एंड सो ऑन है, लेकिन जरूरत पड़ जाएगी तो और बढ़ा लेंगे। देखो, जेड से जेड है तो जेड के एलिमेंट इधर लिख दिए, जेड के एलिमेंट इधर लिख दिए। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं ना, तो 0 + 1, इसकी इमेज कहां पर जाएगी? 0 की इमेज, 0 की इमेज जाएगी 1 पर। और अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो नहीं लिखा था तो अब लिख देते हैं ना। क्लियर? ऐसे ही देखो, अगर मैं -1 पुट करता हूं तो -1 + 1 0, -2 की इसमें आ जाएगी, इसकी इसमें आ जाएगी। आप देखकर बताओ कि एक एक ही है कि बहु एक ही है? एक एक ही है कि बहु एक ही? एक की इमेज एक ही तो होगी, या दो दो इमेज दिख रही है आपको? ऐसा तो नहीं दिख रहा ना कि इधर के 2 एलिमेंट उधर जाकर किसी एक एलिमेंट पर मर्ज हो रहे हो, नहीं दिख रहा है। देखो, इधर के जितने भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है उन सभी की डिफरेंट इमेज हमें मिल रही है। तो ये क्या होगा? हमारे एक एक ही होगा। क्लियर? एक एक ही की हमने बता दी, तो फिर बहु एक ही नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं आच्छादक की।
आच्छादक है कि अंतर्क्षेपी है। अच्छा, आपको लगता है कि इधर कोई एलिमेंट छूट जाएगा? एलिमेंट कोई छूट जाएगा क्या? नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि 100 तो इधर 99 तैयार है, 1000 999 तैयार है, तो ऐसे कोई भी एलिमेंट छूटने वाला नहीं है। तो ये एक एक ही है और आच्छादक है। अब लिखने का सिस्टम भी आप समझ लो। देखो, सबसे पहले मैं आच्छादक एक एक की और बहु एक एक की बात करता हूं। वैसे हमने डिसाइड कर लिया है कि एक एक ही है, तो अब एक एक ही और बहु एक एक ही में बार बार लिखने के एक ही लिख लो कि ये एक एक ही है। तो फिर यहां पर लिखने का तरीका क्या होता है कि आप लेकर चलो fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2 लेके चलो। ये प्रूव करने का तरीका होता है। देखो, इनका आंसर पहले ही डिसाइड हो जाता है। अगर मान लो हमें डिटेल लिखनी है ना, तो आंसर तो, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो आपको केवल इसके बेस पर ही आंसर दे देना चाहिए। क्लियर? और डाउटफुल कंडीशन अपने सामने आ जाएगी, भी पता चल जाएगा कि ये आच्छादक होगा या नहीं होगा, अंतर्क्षेपी होगा या नहीं होगा। यस नो टाइप के मैं सारे एग्जांपल लेने वाला हूं। fx1 बराबर fx2 लिया ना, fx इक्वल टू दिस, देन fx1 क्या हो जाएगा? x1 प्लस 1 और x2 प्लस 1, ये कट जाएगा तो क्या आ गया? देखो, x1 बराबर x2। हमने प्रूव कर दिया ना, देखो कि fx1 बराबर fx2 लेके चलो, और अगर हम प्रूव कर देते हैं कि x1 बराबर x2, तो f क्या है? एक एक ही है, f इज 1 1। तो ये एक एक ही और बहु एक ही में से तो हमने बता दिया कि एक एक ही है। अब मैं बात करता हूं आच्छादक और अंतर्क्षेपी की, क्योंकि मुझे पता है कि ये आच्छादक है, और आपको अगर किसी पॉइंट पर डाउट है ना, तो एक तरीका और मैं बताता हूं। देखो कैसे। वैसे तो आच्छादक है, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे तो विश्वास कम है थोड़ा, है ना, तो आपका विश्वास बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा सकता है, fx इक्वल्स टू x प्लस 1। fx को ही y कहते हैं। अब यहां से एक काम करो, x की वैल्यू निकाल लो। आप किसकी वैल्यू निकाल लो? x की वैल्यू। देखो, fx हमें गिवन था, यानी y गिवन था, हमने x निकाल लिया। x इज फॉर सेट a एंड y जो है वो b में से लिया जाता है। क्लियर? अब आपको किस पॉइंट पर डाउट है? जैसे अगर किसी को डाउट है कि सर यहां पर 450 जो है ना, उसका इधर संबंध होगा कि नहीं होगा, तो आप y का मान 450 रख दो, और x का मान जो आने वाला है उस पर विचार करो कि जो x का मान आएगा वो इसमें मिल जाएगा क्या। तो अगर मैं y की जगह 450 रखता हूँ, तो x का मान कितना आएगा? 449। क्या 449 जो है z में मिल जाएगा? 449 डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पर -2 की जो इमेज है ना वो दिख नहीं रही है, तो -2 रखो, y की वैल्यू -2 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। क्या -3 इधर मिल जाएगा? डेफिनेटली मिल जाएगा। क्लियर? तो फिर मैं इसको क्या कहने वाला हूं? इसको मैं कहने वाला हूं कि प्रत्येक y के लिए x बिलोंग्स टू z एग्जिस्ट है, अतः f आच्छादक है। बस इतनी सी परिभाषा। f क्या है? आच्छादक है। क्लियर? अब यहां पर थोड़ा सा मैं मैपिंग को चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूं, और वो क्वेश्चन जो है ना, डेफिनेशन यही है। मैं यहां पर ले रहा हूं n से z। एक एग्जाम्पल को देखकर कभी भी हमें यह मानसिकता नहीं बनानी कि मुझे समझ अब मैं आ गया पूरा। बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे जो क्वेश्चन के साथ साथ क्लियर होंगे। तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और एक क्वेश्चन नहीं भी आया तो भी बहुत ज्यादा डाउन नहीं होना है। क्लियर? अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, खूब सारे क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो उन क्वेश्चन से देखो, प्रैक्टिस में जितने ज्यादा क्वेश्चन लिए जाएंगे, क्लियरिटी जो है उतनी ही ज्यादा बढ़ने वाली है। मैं यहां पर एक क्वेश्चन की बात कर रहा था कि अगर ये सवाल इस प्रकार होता है, यानी मैं जेड की जगह क्या कर दूं, इस फर्स्ट वाले जेड की जगह क्या कर दूं? एन, तो फिर क्वेश्चन के जो आंसर है ना वो क्या होते हैं? एक एक और बहु एक में से। तो ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर है 0 -1 -2 एंड सो ऑन 1 2। क्लियर? अब यहां पर आप रखो कि अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं ना, क्योंकि डेफिनेशन तो ये x की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, 2 पुट करोगे तो 3 आएगा, 3 पुट करोगे तो 4 आएगा। बस इनको देखकर पता लगाओ कि ये एक ही है कि बहु एक ही है।
तो यहाँ पर देखो ना, सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज एक तो उधर मिल जाएगी। और एक बात बताओ, किसी भी अलग अलग एलिमेंट में +1 करोगे तो सेम आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। 4 में 1 ऐड करने पर अलग आएगा, तो 5 में ऐड करने पर अलग आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर बताओ, दो एलिमेंट की इमेज सेम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ये एक एक ही हुआ ना, एक एक ही हो गया। अब मैं बात करता हूं आच्छादक और अंतरक्षेपी की। अच्छा, आच्छादक और अंतरक्षेपी में आपको लगता है जैसे नीचे भी बहुत सारे एलिमेंट की प्री इमेज इधर मैंने, क्योंकि सारे एलिमेंट तो लिखना पॉसिबल नहीं ना, तो हो सकता है कि इनकी इमेज है कि नहीं है, हो सकता है कि ऊपर वाले की एलिमेंट की इमेज है या नहीं। तो चेक करने के लिए आप क्या करो, fx तो हमें दे रखा है, आप एक काम करो x निकाल लो, हमेशा ऐसे x निकाल लिया करो। अब आपको जिस पॉइंट पर डाउट है ना, ये n है और ये z है, क्लियर। अब आपको जिस पॉइंट पर डाउट है, जैसे किसी को डाउट है कि सर मुझे इस 5 पर डाउट है, तो 5 वो पुट करेगा, x की वैल्यू आ रही है 4। अगर आपको लगता है कि 4 तो नेचुरल नंबर है, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अब आप y की वैल्यू 0 रखो, अगर y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू -1 आ रही है। अगर आपको लगता है कि -1 इधर है, तब तो ठीक है भाई। अगर मान लो आपको लगता है कि -1 इधर है, तब तो ठीक है। नेचुरल नंबर होता है क्या भाई? -1 नहीं होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 1 0 -1, ये वाले जो नंबर है ना, इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इनका पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, सेट बी के एलिमेंट छूट गए ना, और छूट गए इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, अवयव अगर छूट जाए तो अंतरक्षेपी कहेंगे, क्लियर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिंस y बिलोंग्स टू y इक्वल्स टू 0 पर x की वैल्यू -1 विच इज नॉट बिलोंग्स टू n, अतः अंतरक्षेपी है, बस अंतरक्षेपी है। अब यहां पर देखो, मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, n बिलोंग्स टू z और fx इक्वल्स टू 3x, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखो ये है अपने n और ये है अपने z, 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर यहां पर 1 2 3 4 5 6 एंड 0 -1 नेगेटिव नंबर। थोड़ा और इसमें कुछ नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं, -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, क्लियर। देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 के साथ, क्लियर। अगर मैं 2 पुट करता हूं ना, तो 2 की इमेज क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर मैं 3 पुट करता हूं ना, तो उसकी इमेज यहां मिल जाएगी मुझे 9 के आसपास, क्लियर, 9 इसकी हो जाएगी। अब यहां पर बताओ कि अगर मैं 4 पुट करूंगा तो 12 मिल जाएगा, 5 पुट करूंगा तो 15 मिल जाएगा। तो सभी की डिफरेंट एलिमेंट की इमेज मिल रही है ना, तो बताओ इसको एक एक ही कहोगे कि बहु एक ही कहोगे? बिल्कुल एक एक ही कहेंगे, क्योंकि अलग अलग अवयवों का 3 गुना अलग अलग ही होगा, तो ये एक एक ही हो गया। अब यहाँ पर एक एक ही और बहु एक ही में से तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये क्या है, एक एक ही है, क्योंकि आप अगर मान लो नोट्स मेंटेन कर रहे हो ना, तो लिखना जरूरी है, बाकी आंसर तो इसी से आ जाता है। देखो एक एक ही के लिए आपको क्या करना चाहिए, fx1 बराबर fx2 लेना चाहिए। तो fx1 का मतलब क्या हो जाएगा अपने 3x1 और इक्वल में 3x2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2, इसका मतलब ये एक एक ही है। fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं और x1 बराबर x2 आ जाना चाहिए, इसको क्या कहते हैं, एक एक ही कहते हैं। अब मैं बात करता हूं आच्छादक और अंतरक्षेपी में से। तो अगर आपको पता चल गया तब तो वही नाम लिख दो, और अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो पता लगा लेंगे, दोनों को ओब्लिक लगा के लिख दो, अंतरक्षेपी भी हो सकता है तो आच्छादक भी हो सकता है, क्लियर। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर आच्छादक और अंतरक्षेपी की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर आपको अगर किसी पॉइंट पर डाउट है, तो मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आपको fx जो गिवन है ना, जैसे ये fx इक्वल्स टू क्या गिवन है, 3x, यानी y इक्वल्स टू में क्या गिवन है, 3x, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y/3 हो जाएगा। fx इक्वल्स टू 3x यानी y मुझे गिवन है, तो मुझे क्या करना चाहिए, x निकाल लेना चाहिए। अब आपको किन पॉइंट पर डाउट है, जैसे मुझे डाउट है कि यहाँ पर
4 की इमेज, 5 की इमेज तो दिख ही नहीं रही है, तो आप 4 पुट करके देखो, x की वैल्यू, y की वैल्यू 4 पुट करके देखो, क्योंकि ये x है और ये y है, y की वैल्यू 4 पुट करके देखो, x का रिजल्ट क्या आएगा 4/3। और अब चेक करो कि 4/3 आपको नेचुरल नंबर में मिल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो एक एलिमेंट भी अगर छूट जाता है ना, तो फिर आच्छादक कैसे होगा? नहीं होगा। और अभी तो देखो ना, ये सारे एलिमेंट जो है ना, नेगेटिव टाइप के एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस जब y इक्वल्स टू 0 लेने पर x इक्वल्स टू 0 आता है, अतः 0 आता है, एंड x इक्वल्स टू 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, अतः f अंतर्क्षेपी है। f क्या है हमारे? अंतर्क्षेपी है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे सेकंड एग्जाम्पल। अब मैं आ जाता हूं, देखो प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन और फलनों का संयुक्त, ये देखो ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये 12th में है, और सेट्स और रिलेशन जो हमने पढ़ा था, समुच्चय और संबंध, वो अपने 11th का पार्ट था, और उसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्योंकि ये और वो वाला जो टॉपिक है, ये प्योर मैथमेटिक्स के हैं, तो इनको एक साथ पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी उसकी बातें होती है जो इसमें काम आ रही है, और इसकी भी बातें जो है वहां पर समझ में आ जाएगी। प्रतिलोम फलन क्या होता है? ये फलन है, ये एफ एक फलन है जो ऐसे डिफाइन है, ये एफ एक फलन है, तो फिर एफ इनवर्स ए से डिफाइन होगा। देखो अगर एफ की मैपिंग ए से बी में है, तो एफ इनवर्स की मैपिंग बी से ए में होगी। क्लियर? एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फलन एकेकी और आच्छादक हो। ये लाइन लिखा ना, मैं भूल गया था। एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है यदि एफ एकेकी और उसके साथ साथ आच्छादक भी हो। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है ना, तभी आप एफ इनवर्स निकाल पाओगे। जबरदस्ती अगर एफ इनवर्स निकाल रहे हो तो आ तो जाएगा, लेकिन वो तो कैलकुलेशन इसलिए आ जाएगा, लेकिन वो मान्य नहीं होगा, वो आपने गलत काम कर दिया है। क्लियर? तो ये फलनों के प्रतिलोम फलनों की बात हो गई। अब देखो मैं बात करता हूं फलनों का संयुक्त कैसे निकालते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे एफ की जो बात है ना कि एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, एकेकी और आच्छादक होने पर, वैसे ही फलनों का संयुक्त निकालने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि फलनों का संयुक्त परिभाषित भी है या नहीं है। अगर आपने बिना परिभाषा के अगर आपने चेक निकाल लिया तो आ तो जाएगा, लेकिन वो मान्य नहीं होगा। तो फिर कैसे चेक किया जाता है कि दो फलनों का संयुक्त जो है कब स्वीकार्य होता है और कब स्वीकार्य नहीं होता है? तो बिल्कुल इजी अप्रोच के साथ मैंने यहां पर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आप लोग देखें कैसे लिखा जाता है। अगर मान लो हमें एफ की मैपिंग दे रखी है ए टू बी और जी की मैपिंग दे रखी है बी टू सी। क्लियर? और आपसे एफ ओ जी और जी ओ एफ, फोग और गोप भी इसको बोलते हैं, मेरे जो लैंग्वेज है उसमें मैं इसको एफ ओ जी एंड जी ओ एफ बोलेंगे, और यही इसका सही मीनिंग निकलता है। देखो जी ओ एफ हमें चेक करना है। ये एक तरीके से आप यूं समझो कि ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है एक तो ये और ये, चेक करो कि दोनों निकल जाएंगे या फिर दोनों में से कोई एक ही निकलेगा, और एक निकलेगा तो कब। तो सबसे पहले GOF की बात कर लेते हैं। जब आपको GOF निकालना होगा ना, आप क्या करोगे, पहले एफ की मैपिंग लिख दो। एफ की मैपिंग क्या है? ए से बी। पहले मैपिंग किसकी लिख रहा हूं मैं? एफ की। देन उसके बाद जी की मैपिंग लिखो। जी की मैपिंग क्या है? बी टू सी। क्लियर? देखो ना, ये एफ की मैपिंग लिखी पहले, फिर बाद में जी की मैपिंग लिखी। अगर आपको लगता है कि ये बीच वाले नोटेशन सेम है तब परिभाषित होगा। देखो यहाँ पर बी और बी सेम है ना, तो यहाँ पर ये परिभाषित होगा। और परिभाषित क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर बी बराबर बी है। अतः अगर परिभाषित है तो फिर GOF की मैपिंग क्या हो जाएगी? ए टू सी हो जाएगी। क्लियर? तो ए टू सी इसकी मैपिंग हो जाएगी, और उसके बाद फलन भी हम निकालेंगे। जैसे ये मैपिंग है तो उसके साथ फलन भी आएगा। तो फलन कैसे निकालते हैं अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं कि GOF FOG, तो पहले मैपिंग लिखो जी की, और जी की मैपिंग है बी टू सी। देन एफ की मैपिंग लिखो, वो क्या है? ए टू बी। क्लियर? ये जी की मैपिंग पहले लिखनी है, फिर एफ की मैपिंग। जो सेकंड पोजीशन पर होता है ना,
उसकी मैपिंग को पहले लिख दो, फिर एफ की मैपिंग। अच्छा इसको देखो आप, सी और ए बराबर है क्या? नहीं है। बराबर नहीं है ना, तो परिभाषित भी नहीं होगा और आपको निकालना भी नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर एफ ओ जी परिभाषित नहीं होगा और जी ओ एफ परिभाषित है। तो किसी केस में ये परिभाषित होगा, ये नहीं होगा, किसी केस में दोनों भी परिभाषित होंगे। क्लियर? तो मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि एफ की मैपिंग भी आपके सामने है, जी की मैपिंग भी आपके सामने है, एफ का भी फलन दे रखा है, जी का भी फलन दे रखा है। ये कह रहा है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों फाइंड करो। अब दोनों ही निकल जाएंगे तो दोनों ही फाइंड कर लेंगे, एक रिजेक्ट हो जाएगा तो बताएंगे क्यों रिजेक्ट हुआ। सबसे पहले मैं बात करता हूं एफ ओ जी की। एफ ओ जी हम निकालना चाहते हैं। पहले मैपिंग लिखो आप, पहले ये देखो कि ये डिफाइन भी है या नहीं है। तो पहले जी की मैपिंग लिखो। तो जी की मैपिंग अगर मैं लिखता हूं ना, तो जी की मैपिंग क्या आ जाएगी? देखो जेड टू आर, ये तो है जी की मैपिंग। देन यहां पर मैपिंग लिखो आप एफ की। एफ की मैपिंग बाद में लिखते हैं। तो ये है एन टू जेड, ये एफ की मैपिंग है। अब इनको आप देखो कि ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है क्या? नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। सो हम यहां पर लिखेंगे सिंस आर इज नॉट इक्वल्स टू एन, सो एफ ओ जी एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है। क्लियर? एफ ओ जी यहां पर एग्जिस्ट नहीं होगा। अब यहां पर देखो जी ओ एफ की मैं बात करता हूं। जी ओ एफ, जी ओ एफ, सबसे पहले मैपिंग आप किसकी लिखोगे? एफ की मैपिंग लिखोगे। तो एफ की मैपिंग लिखो, देखिए एफ की मैपिंग है एन टू जेड, एन टू जेड इसकी मैपिंग दे रखी है। किसकी है ये? एफ की मैपिंग है। देन उसके बाद जी की मैपिंग लिखो, और जी की मैपिंग क्या है? जेड टू आर, ये मैपिंग है हमारे जी की। अब यहां पर आप देखिए कि ये और ये रिजल्ट बराबर है क्या? बिल्कुल ये इक्वल है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस हियर जेड इक्वल्स टू जेड, सो जी ओ एफ परिभाषित है। एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है? परिभाषित है। क्लियर? तो जी ओ एफ एग्जिस्ट है, और एग्जिस्ट है तो फिर निकालो। तो कैसे निकालते हैं देखो यहां पर। अब मैं निकालने वाला हूं जी ओ एफ। देखो जैसे ये फलन था ना, एफ एक फलन है, तो एफ की मैपिंग होनी चाहिए और एफ का फलन भी अपने पास, यानी उसकी परिभाषा भी अपने पास होनी चाहिए। वैसे ही यहां पर मैंने जी ओ एफ की मैपिंग तो निकाल ली। जी ओ एफ, इसकी मैपिंग क्या हो जाएगी? तो इसकी मैपिंग हो जाएगी एन से आर में, यानी जी ओ एफ के लिए इनपुट एन से होंगे, आउटपुट आर से होंगे। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? देखो यहां पर मैं निकालने वाला हूं जी ओ एफ एक्स, क्योंकि जैसे आपको साइन निकालना होगा ना, तो साइन के लिए एक्स तो अप्लाई करना होगा ना, तो मैंने यहां पर एक्स अप्लाई कर दिया। अब कैसे निकालते देखो, सबसे पहले इसको ऐसे लिखो जी एफ एक्स, ओ हट जाता है और क्या आ गया? एफ एक्स आ गया। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है? देखो एफ एक्स का दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। अगर मैं आपको पूछता हूं कि बताओ जी पाई बाई टू क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर साइन पाई बाई टू हो जाएगा, क्योंकि जो चेंज इधर होता है वही चेंज इधर हो जाता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जी एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए साइन एक्स स्क्वायर, नॉट साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो देखो मैपिंग भी कंप्लीट है, फंक्शन भी आ चुका है। तो आपके पास जी ओ एफ मैपिंग फ्रॉम एन टू आर एंड जी ओ एफ एक्स इक्वल में आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो अभी बहुत सारी बातें हैं। प्रतिलोम फलन निकालना एग्जाम्पल में, सोल्ड एग्जाम्पल में लेने वाला हूं। क्लियर? एक सिग्नम फलन जो है उसको आप देखें, बाकी तो अननेसेसरी इसमें ग्राफ दे रखे हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप एक बार सिग्नम फलन का देख लें, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी थी, तो क्योंकि ये मेरे माइंड से स्लिप हो गया। जब मुझे महत्तम पूर्णांक फलन लेना था तो उसके साथ सिग्नम फलन भी लेना था एक, क्लियर, चिन्ह फलन, तो वो भी आप लोग एक बार देखें। बस कुछ नहीं, उसका ग्राफ आपको देखना है और उसकी डेफिनेशन आपको देखनी है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा, जिसमें
हम लेंगे एक्सरसाइज से, सॉरी SR सैनी के जो सोल्ड वाले एग्जाम्पल है उनका सॉल्यूशन। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लासेज जो मैं आप लोगों के लिए फ्री चला रहा हूँ ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। दम लगाइए आप अपना, अगर आप अपना दम लगाएंगे ना तब जाके आप में निखार आएगा। अगर आप आधी अधूरी तैयारी करने के मूड में है तो फिर छोड़ दीजिए इसको। आधी अधूरी तैयारी करने का मतलब है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपका 1 साल और 1.5 साल जाएगा ऑब्वियसली। तो अगर मान लो आपको तैयारी करनी है तो पूरी तैयारी करिए, क्योंकि ये एक कंफ्यूजन का भी टाइम है कि रीट में जाएं कि सेकंड ग्रेड में जाएं कि फर्स्ट ग्रेड में जाएं। इसमें भी एक मतलब कोई 2-2 3-3 नाव की सवारी करने लग जाते हैं। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा एक दिन समय निकाल कर। फिलहाल इतनी सारी क्लासेज अपनी चलती है तो मुझे इतना समय मिल नहीं पाता है, फिर भी यहाँ पर स्टूडेंट प्रयास हम जरूर करेंगे आप लोगों को एक परफेक्ट डायरेक्शन में बढ़ाने का। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम लेने वाले हैं इसके सोल्ड एग्जाम्पल। थैंक यू।